हेलो, गुड इवनिंग। आज का चर्चा का विषय है सेंटेंस। हम लोग आज सेंटेंस के बारे में जानकारी देंगे। सेंटेंस का परिभाषा क्या है और इसका कितना प्रकार है और इसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है और इसका आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन भी जानना जरूरी है। तो सेंटेंस इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको उदाहरण के साथ करते हैं। चलो बोर्ड में देखते हैं। पहले तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस का परिभाषा क्या है। सेंटेंस एक शब्द और कुछ शब्द मिल करके अगर पूरा मीनिंग देता है, पूरा सेंस देता है, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं। सेंटेंस क्या कहते हैं? अगर एक शब्द और कुछ शब्द मिल करके पूरा सेंस देता है तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे और सेंटेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं इसमें उदाहरण देकर बताता हूँ बोर्ड में। व्हाइट पुस्तक, इट इज रेनिंग नाउ। जो व्हाइट है, ये व्हाइट एक शब्द है, इसके बाद पुस्तक आ गया, लेकिन एक शब्द है, लेकिन ये पूरा मीनिंग दे रहा है, पूरा मीनिंग एक्सप्रेस, पूरा मीनिंग दे रहा है। इसीलिए एक शब्द होने से भी ये एक पूरा एक सेंटेंस है। अगर एक शब्द होने से भी अगर पूरा मीनिंग देता है तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। और दूसरा देखो, इट इज़ रेनिंग, ये भी कुछ शब्द मिलकर के बनाया, कम से कम 1 2 3 4 वर्ड है। तो ये भी पूरा मीनिंग दे रहा है, ये भी पूरा मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ये भी एक सेंटेंस है। इसीलिए सेंटेंस क्या कहते हैं? एक शब्द और कुछ शब्द मिल करके अगर पूरा सेंस देता है तो इसीलिए सेंटेंस कहते हैं। इसीलिए इट इज़ रेनिंग जो है, इसमें पूरा सेंस दे रहा है, इसीलिए ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है। अभी दूसरा है इसका प्रकार, कितना प्रकार है सेंटेंस के प्रकार के बारे में। तो सेंटेंस जो है नॉर्मली 5 प्रकार है। तो सेंटेंस 5 प्रकार है, हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं? अगर एक वाक्य को अगर हाँ और ना कहते हैं, अगर एक वाक्य को हाँ और ना कहते हैं, यस और नो अगर कहता है, उस वाक्य को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है। अगर असर्टिव सेंटेंस जो है 2 प्रकार का होता है। फिर देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले 2 प्रकार का होता है। एक नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव में भी 2 प्रकार का होता है। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जो असर्टिव सेंटेंस जो हाँ कहने वाला, यस, तो यस कहने वाला सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और दूसरा ना कहने वाला सेंटेंस, अफर्मेटिव में भी ना कहने वाला सेंटेंस को, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। उदाहरण देकर बताता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये है अफर्मेटिव, है। और नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में क्या होगा? आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, ये है नेगेटिव सेंटेंस, ये है नेगेटिव है। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसा पहचानेंगे? अगर नेगेटिव एक वाक्य में कैन नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, डज नॉट, नो, अगर एक वाक्य में एक सेंटेंस में अगर वो होगा तो वो इसको समझ लेना नेगेटिव सेंटेंस है।
और बाकी एफर्मेटिव सेंटेंस अगर यही सब नहीं होगा तो डू नॉट नहीं होगा, डस नॉट, नॉट, यही सब नहीं होगा तो उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। इसलिए पहचानना भी जरूरी है, सिर्फ डिफिनेशन जानने से नहीं सफिशिएंट है, उसका पहचान भी होना चाहिए। तो पहचानना क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का नॉट होगा, डू नॉट होगा, डस नॉट होगा, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और दूसरा नेक्स्ट आ जाओ, इंटरगेटिव सेंटेंस। तो इसका परिभाषा क्या है, इंट्रोगेटिव जो वाक्य को प्रश्न करने वाला सेंटेंस होगा तो वो इंटरगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसे जानने से ये सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जानना पड़ेगा, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो अगर इंटरगेटिव सेंटेंस होगा तो किस तरह का होगा। सबसे पहले does he write a letter। तो does क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है और इसमें नोट ऑफ इंटरगेशन होगा, नोट ऑफ क्वेश्चन मार्क। अगर इंटरगेटिव सेंटेंस कैसा पहचानेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले शुरू होगा और लास्ट में वाक्य के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा, तो समझ लेना वो इंटरगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा डिड ही राइट ए लेटर। ये भी डिड है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और क्वेश्चन मार्क होगा तो वो भी इंटरगेटिव सेंटेंस है। और दूसरा भी WH फैमिली अगर शुरू होगा, जैसा व्हाट, व्हाई, देखो व्हाई इज ही एंग्री विद मी। तो ये भी जो है WH फैमिली है, व्हाई, हु इज, व्हाट, व्हाई, ये सब WH फैमिली का है। अगर इससे अगर आरंभ होगा, मतलब इससे अगर इससे होगा तो वो भी क्या कहेंगे हम, इंटरगेटिव सेंटेंस। W से फैमिली अगर होगा तो वो भी इंटरगेटिव सेंटेंस, और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वो भी इंटरगेटिव सेंटेंस, और इसके लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, तो हम इसको इंटरगेटिव सेंटेंस कहेंगे। फिर बच्चे ये सब परिभाषा तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसको जब लिखने के लिए बोलेगा तो लिख नहीं पाते, क्योंकि वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता। तो किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और WH फैमिली से शुरू होगा, तो वो हम लोग इंटरगेटिव क्वेश्चन मतलब इंटरगेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा इंपैरेटिव। इंपैरेटिव किससे कहेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जो सेंटेंस सजेशन वाला होगा, एडवाइस देने वाला, कोई रिक्वेस्ट, इस तरह का सेंटेंस होगा तो उसको हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसको इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसा डिफिनेशन पता होने से सफिशिएंट नहीं है, हमको प्रैक्टिकली पता करना पड़ेगा। देखो इंपैरेटिव सेंटेंस किसको कहेंगे, डू योर वर्क, राइट योर letter, please come here। तो डू योर वर्क ये है एडवाइस, ये ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर, हाँ ये ऑर्डर टाइप का ये है। दूसरा राइट योर लेटर, ये भी एडवाइस है, एडवाइस। और दूसरा प्लीज कम हियर, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। और सजेशन, लेट अस गो देयर। तो ये भी ये क्या है, ये सजेशन है, ये सजेशन है। तो लेट अस गो देयर ये सजेशन है। तो ऐसा इंपैरेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब से शुरू होगा,
भाव से शुरू होगा, मेन भाव से शुरू होगा। ये डू है, मेन भाव V1 है, ये V1, ये भाव नंबर 1 है, डू। तो आप लोगों ने भाव डिस पढ़ना है, डू डिड डन। तो पहले वाला जो है वो डू है, वो भाव नंबर 1 है, और डिड जो है वो भाव नंबर 2 है, और डन जो है ये भाव नंबर 3 है। इसलिए राइट भी देखो, ये भाव नंबर 1 है, भाव नंबर 1 में राइट होता है, भाव नंबर 2 में रोट होता है, भाव नंबर 3 रिटर्न होता है। इसीलिए भाव नंबर अगर 1 से शुरू होगा तो समझ लेना वो इम्पैरेटिव सेंटेंस है। इसलिए इस तरह का नहीं मालूम होगा, बच्चे लिख नहीं पाएंगे, या अगर एक सेंटेंस लिखने, इम्पैरेटिव सेंटेंस लिखने के कहेंगे, बच्चे लिख नहीं पाएंगे, उसको पता नहीं रहता किससे शुरू होगा वो उसको पता नहीं। तो इसलिए भाव से शुरू होगा, जो भी है भाव से शुरू होगा। तो भाव से शुरू होगा तो भाव नंबर 1 से शुरू होगा तो वो इम्पैरेटिव सेंटेंस है। अगर प्लीज से शुरू होगा, लेट से शुरू होगा, तो इस तरह का सेंटेंस होगा तो वो इम्पैरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह का आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए, नहीं तो बच्चे अच्छे क्या बोलते हैं, परिभाषा जानने से नहीं होता, उसके प्रैक्टिकली उसको भी आना चाहिए। तो उसको जानकारी होना चाहिए इम्पैरेटिव सेंटेंस होने से किससे शुरू होगा। तो इसीलिए इम्पैरेटिव सेंटेंस होगा तो डू से शुरू, भाव नंबर 1 से शुरू होगा, नहीं तो प्लीज इस तरह का होगा, लेट से शुरू होगा, इस तरह का होगा तो वो इम्पैरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इस तरह का है। तो इसीलिए प्रैक्टिकल भी मालूम होना चाहिए। तीसरा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्टिव क्या सेंटेंस है, जो अगर एक वाक्य किसी को दयालु, मतलब इसको काइंडनेस प्रकट करता है, जो इस तरह का सेंटेंस है, तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ, मैं गॉड ब्लेस यू, ये है कि ईश्वर तुमको भला करे, इस तरह का है। और इस तरह का सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू पास द एग्जामिनेशन, इस तरह का अगर मे से स्टार्ट होगा। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सिर्फ परिभाषा जानने से नहीं होगा, अगर मे जो है ये मे से अगर स्टार्ट होगा, वाक्यों में अगर मे से स्टार्ट होगा, वो समझ लेना वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। इस तरह का जैसा लेट से स्टार्ट होगा तो इम्पैरेटिव सेंटेंस है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव होगा तो मे से स्टार्ट होगा, तो समझ लेना वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इस तरह का आपको आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरा है, लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी क्या है, अगर सडनली दुख प्रकट करने वाला, सडनली खुशी होना, इस तरह का सरप्राइज होना, इस तरह का जॉय होना, इस तरह का हैप्पीनेस होना, इस तरह का सेंटेंस होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। देखो उदाहरण के तौर पर देखो, Alas, he is no more. तो ये दुखी प्रकट कर रहा है, आप दुखी पर देखो, ही इज नो मोर, वो अभी नहीं रहा। तो ये इस तरह का सेंटेंस जो है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दुख प्रकट करने वाला है। दूसरा देखो, we have won the मैच। देखो ये खुशी प्रकट करने कर रहा है, हम लोग गेम जीत गया, वी हैव वॉन द मैच। तो इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी का साइन है। अगर पहचान क्या है, इसमें एक्सक्लेमेटरी की साइन, अगर एक्सक्लेमेटरी साइन इस तरह का होगा, और अगर खुशी प्रकट करने वाला इस तरह का सेंटेंस होगा, तो वो हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। तो आपको पहचानना है इस तरह का। और दूसरा देखो, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, और एक्सक्लेमेटरी साइन देखो। तो इस तरह का
ए वंडर्स है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ये भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन होगा, जब खुशी प्रकट करने वाला, दुख प्रकट करने वाला, इस तरह का सेंटेंस होगा तो हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इस तरह का होता है, इस तरह का पास, इसका कितना 5 प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये लास्ट है, ये 5 प्रकार का होता है। तो ये है हमने इसका सेंटेंस के बारे में और इसका प्रकार के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और अगली है इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंस नहीं जानोगे तो बाद में दिक्कत होता है। देखो इम्पोर्टेंस का हम उदाहरण तो बताते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है सेंटेंस का। अगर इम्पोर्टेंस, तो इम्पोर्टेंस क्या है, देखो अगर सेंटेंस किस प्रकार का है, अगर मालूम होने से आगे जा कर के जैसे बोइंग चेंज, नरेशन और क्लोज, इस तरह का अगर कॉन्सेप्ट जानने में मदद मिलता है। नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब सेंटेंस के अनुसार ही कॉन्सेप्ट बदलता रहता है। अगर सेंटेंस बदली हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी बदल जाएगा। तो आप उदाहरण मैं बताता हूँ किस तरह का बदलते हैं सेंटेंस। देखो बोइंग चेंज, अगर आपने बोइंग चेंज करना है, देखो अभी किस तरह का चेंज होता है। सपोज आई राइट ए लेटर, यह कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा ये कौन सा टेंस है। और 2 चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पूछेगा कौन सा सेंटेंस है, बोइंग चेंज करने से पहले पूछेगा सबसे पहले किस तरह का सेंटेंस है और किस तरह का टेंस है, इसको अनुसार करना है। इसलिए इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ एग्जाम्पल दे करके, सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये पहले लेसन होता है, लेकिन वो हम लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन अब जब पता चल जाएगा इसके इम्पोर्टेंस, तब आप लोगों को पता चल जाएगा सेंटेंस कितना इंपॉर्टेंट है। देखो अभी ये कौन सा सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो बोइंग चेंज करने में कैसा करेंगे, एफर्मेटिव सेंटेंस में बोइंग चेंज करना होता है, आपको पता है। बोइंग चेंज सबसे पहले सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है बोइंग चेंज करने में नॉर्मल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह। देखो इसमें लेकर आ गया ये लेटर, ठीक है, ये सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लेकर आ गया। इसके बाद आपको मालूम है सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे आता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार और पर्सन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा। देखो इसमें देखो, इसलिए ये कौन सा टेंस है, B1 है, राइट B1, रोड B2 और B3 रिटर्न होता है। तो इसलिए वर्ब लिस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर वर्ब लिस्ट नहीं याद रहेगा तो आप कोई चीज़ नहीं कर पाओगे, कोई भी आप कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए वर्ब लिस्ट भी आप लोगों सबको बताता हूँ, वर्ब लिस्ट याद कर लेना। गो, वेन, गान, डू, डिड, डन, एरज, इस तरह का गणना में रहता है। आप लोग इसको याद करना। जब तक याद नहीं करोगे, अब अगर टीचर पढ़ाने से भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए वर्ब लिस्ट भी याद कर लेना। और देखो जो राइट से है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ये वर्ब नंबर 1 में आता है, राइट वर्ब नंबर 1, रोड वर्ब नंबर 2, रिटर्न वर्ब नंबर 3। तो इसीलिए ये राइट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो बोइंग चेंज करने में कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बैठेगा। यहाँ कौन सा अभी सब्जेक्ट लिख लिया आपने, अभी हेल्पिंग वर्ब लिखना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लिखेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम इज आर, 3 है। तो उसका भी मकसद होता है 3 देने का। और इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा, इसमें इज होगा, आर होगा, नहीं तो एम होगा। तो इसमें क्या होगा, ए लेटर है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आर की जगह इस आएगा, ठीक है, आर की जगह इस आएगा, ए लेटर इस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा। अभी कौन सा वर्ब आएगा, ये वर्ब जो राइट है उसको हमने बोइंग चेंज करने में हमेशा क्या होता है, वर्ब नंबर 1 हो चाहे कोई भी वर्ब हो, उसको हमने वर्ब 3 में बदलना है, ठीक है। अगर रोड होने से भी रिटर्न जो भी है, तो अगर राइट को हमने केस में बदलना है वर्ब नंबर 3 में, तो राइट का वर्ब नंबर 3 क्या है, राइट रोड रिटर्न आएगा, ए लेटर इज रिटर्न, ठीक है, ए लेटर इज रिटर्न। इसके बाद वर्ब आने के बाद क्या करना है हमने, ए हो गया, ए लेटर हो गया, इसके बाद राइट इज हो गया,
नेक्स्ट क्या है, ये बचा गया, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बच गया। तो सब्जेक्ट कैसा, सब्जेक्ट को किस तरह का कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट को कन्वर्ट करने से पहले हमने क्या करना है, बाय, हमेशा बाय लगेगा। सब्जेक्ट को कन्वर्ट करने ऑब्जेक्ट में लेकर, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट में ले जाना है, तो ऑब्जेक्ट में बदली करना है। तो ऑब्जेक्ट में बदली करने से पहले हमेशा क्या करना है, हमने बाय, प्रीपोजिशन बाय बैठाना है सेंटेंस में, याद रखना। भाव के बाद, भाव बदली करने के बाद सब्जेक्ट बदली करना है, तो हमेशा बाय 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 दे करके, बाय लिख करके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदली करना है। तो आएगा ऑब्जेक्ट क्या है, आएगा ऑब्जेक्ट मी है, ही होगा तो हिम होगा, ठीक है। तो इसी तरह है, ए लेटर इज रिटेन बाय मी, इसका आंसर है आई राइट ए लेटर, इसका आंसर है गोइंग चेंज ए लेटर इज रिटेन बाय मी, ठीक है। इसलिए सपोज इसमें यू, अगर यू लिखा, अगर सपोज यू होगा तो, अगर यू होगा, सपोज मान लो इसमें यू से शुरू हो गया, तो यू से शुरू होगा तो इसमें क्या आएगा, ए मिसाल है, कंटिन्यूअस टेंस के तीन हेल्पिंग भाव है, तो यू होगा तो आर आएगा, ठीक है, यू होगा तो आर आ जाएगा, यू आर रिटेन बाय मी। तो इस तरह का, तो हेल्पिंग भाव के बारे में अगले वीडियो होगा, हेल्पिंग भाव के बारे में, कौन सा टेंस कौन सा हेल्पिंग भाव बैठेगा, कौन सा टेंस होगा तो कौन सा हेल्पिंग भाव बैठेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, पढ़ने से पहले इस तरह का, पहले टेंस पढ़ने से पहले हेल्पिंग भाव पहले पढ़ना है। जब तक हेल्पिंग भाव बैठाना नहीं आएगा, अगली वीडियो होगा यूज ऑफ हेल्पिंग भाव एज पर पर्सन्स, एज पर टेंस, अगली यह विषय होगा। क्योंकि जब तक आपको हेल्पिंग भाव बैठाना नहीं आएगा, कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग भाव बैठाना है, ये जब तक नहीं आएगा आप सीख ही नहीं सकते। क्योंकि टीचर तो बता के चला जाएगा इस तरह बदली करना है, जब तक आपको लिखना नहीं आएगा, आपके ग्राउंड में जब तक जानकारी नहीं होगा, यू में क्या बैठना है, यू में आर बैठेगा, हैं, सी में इस बैठेगा, इस तरह का, दे में आर बैठेगा, इस तरह का जब तक मालूम नहीं होगा आप नहीं कर सकते। इसलिए वो भी हमने अगले वीडियो में बताना है, ठीक है। तो इस तरह का है, देखो, और देखो अभी बदली हो जाएगा, देखो इसको अभी देखो, अभी ये तो एफआरटिव सेंटेंस का था, लेकिन देखो अभी इंपार्टिव सेंटेंस का आ गया। देखो सपोज इंपार्टिव सेंटेंस का, हाँ, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर कौन सा सेंटेंस है, ये राइट V1 से शुरू हुआ है, ये भार से शुरू हुआ है, ये आदेश दे रहा है, ये एडवाइस है, ऑर्डर है, ठीक है। ये तो इंपार्टिव सेंटेंस है। अब अगर V1 से शुरू होगा तो इंपार्टिव सेंटेंस है, बच्चों को मालूम नहीं होता, V1 से शुरू होगा तो इंपार्टिव सेंटेंस है, हाँ, ऑर्डर है, तो ये मालूम होना चाहिए। तो ये इंपार्टिव सेंटेंस है। अगर इंपार्टिव सेंटेंस होगा तो फिर देखो गोइंग चेंज कैसा करना है, गोइंग चेंज करना है, पहले इसमें क्या करता था, पहले ऑब्जेक्ट लेकर आता था फास्ट, अभी ऐसा नहीं आएगा। अभी कैसा आएगा, अभी लेट आप पहले आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे, लेट ए लेटर, इसके बाद देखो पहले ऑब्जेक्ट आता था, अभी लेट पहले आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद बी भाव बैठा करके, बी भाव बैठना है, बी भाव बैठा करके राइट को B3 में तो कभी भी B3 में तो बदलना है आपको, इसका बेसिक रूल है, भाव को B3 में रखना है, गोइंग चेंज करने में। तो राइट को क्या हो जाएगा B3 में राइट को, तो राइट रो B10, तो लेट ए लेटर बी रिटेन, इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का गोइंग चेंज होता है। देखो इसीलिए मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। देखो अभी इंपार्टिव सेंटेंस हो गया, अभी इसकी कॉन्सेप्ट बदल गया, लेट हो गया, इस तरह का, तो इसीलिए इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। अगर सेंटेंस मालूम नहीं होगा किस प्रकार का सेंटेंस है तो आप कैसा बदलोगे, अगर जब मालूम ही नहीं होगा तो इंपार्टिव सेंटेंस आपको पता नहीं चलेगा तो कैसा लेट बैठाओगे। इसीलिए सेंटेंस की प्रकार क्या, इसका आइडेंटिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते इसको। सेंटेंस जानना और इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन, इसका कॉन्सेप्ट और किस प्रकार के, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं एग्जाम्पल के साथ इसलिए बता रहा हूँ, अभी इंपार्टेंट सेंटेंस हो गया, अभी बदल गया, ठीक है, इस तरह का है, इस तरह का होता है। देखो और एक एग्जाम्पल देता हूँ, टाइम तो शॉर्ट है, फिर भी एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर आपने नेगेटिव करना है, सपोज नेगेटिव करना है, अगर नेगेटिव करना है, देखो आई गो टू सिलचर, ठीक है, सपोज कर लो आई गो टू सिलचर, ये कौन सा टेंस है, आई गो टू सिलचर, ये V1 है, गो V1 है, ठीक है। अगर V1 कहाँ प्रयोग होता है, इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में V1 प्रयोग होता है, एक मालूम होना चाहिए। V1 V2 V3 V4 V5 ऐसा होता है, V1 और V5 प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है।
आपने पढ़ा होगा भाव इसमें भी देख लेना ग्रामर में V1 V2 V3। सबसे पहला गो V1 है, वेन V2 है, V3 गान, इस तरह का होता है। और पढ़ लेना इसको, नहीं पढ़ेगा इसलिए नहीं भाव पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी कौन सा टेंस है देखो, ये V1 है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। मैं सिलचर जाता हूँ, ता लागने से भी हिंदी में ता लागने से क्या है वो प्रेजेंट टेंस है। मैं बाल काटता हूँ, मैं सिलचर जाता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, ये भी एक प्रैक्टिस है, ठीक है। ऐसे किताब में नहीं है ता लागने से कोई प्रेजेंट टेंस करते हैं, इसे हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह का हम लोग को कुछ अपना तरफ से बनाकर बोलना पड़ता है, ठीक है। तो V1 है तो ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है ना। और कौन सा सेंटेंस है ये, एफर्मेटिव। ये कौन सा टेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस है। तो नेगेटिव कैसा करोगे, अगर प्रेजेंट टेंस होगा और एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, सेंटेंस भी एफर्मेटिव होगा और टेंस भी प्रेजेंट टेंस होगा, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डू नॉट बा दास नॉट इस्तेमाल। डू नॉट बा दास नॉट बिठा करके हम लोग नेगेटिव करेंगे। किसके बाद, साध्य की बात। साध्य की बात फिर बता रहा हूँ, नेगेटिव एफर्मेटिव सेंटेंस होगा और टेंस प्रेजेंट टेंस होगा, तो डू नॉट बा दास नॉट, पर्सन के अनुसार डू नॉट बा दास नॉट बैठा करके हम लोग नेगेटिव करेंगे। देखो इसमें आई फर्स्ट पर्सन है, इसलिए क्या आएगा, दास नॉट की जगह क्या आ जाएगा, डू नॉट। आई डू नॉट गो टू सिलचर, ठीक है। इस तरह का होगा नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू सिलचर, ठीक है ना। आई गो टू सिलचर, आई डू नॉट गो टू सिलचर। इसमें लिख देता हूँ, फिर बदल कर देता हूँ। देखो ही, अगर ही होगा तो ही गोज टू, ही होगा तो भाव में एस आ जाएगा, बी मतलब 5, भाव में एस लग जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में भाव में एस लग जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, B5, ठीक है। B5 प्रेजेंट टेंस में B5 और V1 इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। B5 गोस है, देखो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, देखो ये उल्टा होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात बोल रहा हूँ मैं, दूसरा टेंस के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा तो क्या है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भाव में क्या होगा, भाव प्लूरल होगा, हमेशा याद रखना इसको भी, ये पॉइंट है। देखो भाव प्लूरल होगा, जैसा किस किस में, सी ही और ईट, राम जो भी है, राम गीता जो भी है, ये आएगा। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट बनाने के टाइम देखो सी होगा तो क्या आएगा, सी गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, ठीक है। और ही होगा तो भी ही गोज टू सिलचर, जो भी है सिलचर ही लिख लो, सिलचर, ठीक है। और ईट भी क्या होगा, ईट में भी देखो, ईट में क्या होगा, ईट में क्या आएगा, भाव में मेक्स आएगा, ये में के यस मेक्स आएगा, ईट में। अगर ईट होगा तो भाव में क्या है, भाव में प्रेजेंट इंडिफिनिट में एस इस्तेमाल होगा, एस बैठाएगा, ठीक है। ईट में, ठीक है। इस तरह का होता है। राम होगा तो क्या होगा, राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, इस तरह का होगा, ठीक है। और गीता जो भी है, गीता तो इस तरह का है। कौन सा ही, सी, ईट, राम, गीता, इस तरह का। इसमें क्या बैठेंगे, प्रेजेंट भाव में एस जुड़ेगा, ठीक है, भाव में एस लगेगा। इसलिए जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमेशा इस तरह का, सी, ही, ईट, राम, गीता, इस तरह का। राम तो नाउन है, फिर भी ये कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, ठीक है। ये भी सिंगुलर है, अच्छा, ठीक है ना। इस तरह का मैं इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव करने में इस तरह का होता है। देखो अभी नेगेटिव जो है, अभी एफर्मेटिव का था, और अभी देखो अगर इंटरगेटिव होगा, सॉरी इंपैरेटिव सेंटेंस होगा, तो देखो राइट ए लेटर, ये आदेश दे रहा है, पत्र लिखो, देखो ये ऑर्डर है, ठीक है ना। तो राइट से होगा तो क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस नेगेटिव कैसा करना है, देखो इंपैरेटिव सेंटेंस होगा तो अभी पहले एफर्मेटिव था, इसलिए डू और दास नॉट और दास नॉट इस्तेमाल किया, बैठाया हमने, बैठा करके नेगेटिव किया। अभी राइट ए लेटर, इंपैरेटिव सेंटेंस होगा तो कैसा करेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस होगा, इसका कॉन्सेप्ट है इंपैरेटिव सेंटेंस होगा तो डू नॉट दास नॉट की जगह क्या आएगा, डोंट व डू नॉट, ठीक है। डू नॉट एक कोई बात नहीं, ये इस्तेमाल होता है। डू नॉट राइट ए लेटर,
हाँ, डोंट राइट ए लेटर, इस तरह का डू नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हो और डोंट भी इस्तेमाल करते हो, कोई बात जो भी है एक इस्तेमाल कर लेना। तो इम्पराटिव सेंटेंस होगा तो क्या करेगा, हम लोग डू नॉट बा डोंट सेंटेंस से पहले लिखेंगे, इसके बाद पूरा सेंटेंस के लिखना है। तो डोंट राइट ए लेटर, ऐसा इसका इम्पराटिव सेंटेंस का इसका नेगेटिव इस तरह का करना है, ठीक है। तो अभी ज़रा छोटे से टाइम है, इस तरह का बोइंसेस में भी और नरेशन में भी देखो, मैं यहाँ तो टाइम नहीं है, मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि नरेशन में भी क्या है, अगर नरेशन आपको पता है दो भाग के, पहले वाला सेंटेंस में हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग भाग। नरेशन में 2 सेंटेंस होता है, पहला वाला सेंटेंस को रिपोर्टिंग भाग, दूसरा वाला सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, इस तरह का। अगर नरेशन करने में अगर एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, आज की जगह क्या लिखें, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तोड़, और कॉन्जुगेशन क्या आएगा, डेट, ठीक है। और इसका जो भी सेंटेंस के अनुसार प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में बदलेगा वो, अच्छा, ठीक है, इस तरह का। अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या आएगा, डेट की जगह, टोल की जगह क्या आ जाएगा, रिपोर्टिंग भाग में आक्स आ जाएगा, ठीक है। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, देखो, he said are you a student, ठीक है, are you a student, तो इसमें he said to me, ठीक है, he said to me are you a student, ठीक है ना। तो इसको कैसा करना है, देखो, अगर ये रिपोर्टिंग भाव है, ये है रिपोर्टिंग भाव, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और देखो रिपोर्टिंग स्पीच में ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस देखो, ये आर यू ए स्टूडेंट, ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या आ जाएगा, ही की टोल की जगह क्या आ जाएगा, ही आक्स आ जाएगा, ठीक है, ही आक्स मी, हाँ, ही आक्स मी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो आक्स मी आ जाएगा। इसके बाद देखो आक्स मी, इसके बाद कॉन्जुगेशन में क्या आएगा, पहले असर्टिव सेंटेंस में डेट आता था, टोल और डेट आता था कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन डेट आता था, अभी डेट नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो डेट ना आकर क्या आ जाएगा, ईब आ जाएगा, ठीक है ना, ईब आ जाएगा, इसमें ईब आ जाएगा। और इसके बाद ये ईब आने के बाद प्रोनाउन बदली होगा। तो देखो प्रोनाउन यू जो है सेकंड पर्सन में किसके अनुसार बदली होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग भाग की ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ज्ञान से इसमें बच्चे लोग इसमें प्रॉब्लम होता है। प्रोनाउन से मेन तो प्रोनाउन है, प्रोनाउन बदली करने में उनको पता नहीं रहता कौन सा पर्सन होगा तो कौन सा प्रोनाउन बदली करने का, इसके ऊपर इनको डाउट रहता है। लेकिन अगर सेकंड पर्सन होगा, यू होगा, जितना भी यू होगा तो क्या है, रिपोर्टिंग भाग की ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इसमें अगर दूसरा कोई यू की जगह दूसरा ही होगा, आई होगा, तो ये रिपोर्टिंग भाग की सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। तो निरसन की चैप्टर आएगा, उसमें सिर्फ तरीके से बताऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पूरा। तो इसीलिए देखो, ही आस्क्स मी, हाँ, तो अभी क्या आएगा, यू की जगह मी है, मी तो क्या है, मी आए है, अभी यहाँ मी तो नहीं लिख सकता क्योंकि ये क्लोज है, ठीक है ना। क्लोज ई के बाद अभी हम मी नहीं लिख सकता क्योंकि हम सब्जेक्ट आएगा इसमें। क्लोज के बाद देखो, जब कॉन्जुगेशन आपको पढ़ना है, कॉन्जुगेशन के बाद वो सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट के एक ही है, मी है, मी का क्या है, आई आ जाएगा, ठीक है, आई। इसके बाद क्या है, आर के पास सेंस क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में बदली हो जाएगा, पास्ट सेंस में आई वाज ए स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, ये भी इसका फॉर्मूला है, सोन फॉर्मूला होता है सोन नरेशन का, ठीक है, जानने बता। ये है 1, ये 2, 3, ये सेकंड पर्सन जितना भी है, सेकंड पर्सन यू, ये सेकंड पर्सन ये वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये जो देखिए ऑब्जेक्ट देखा, रिपोर्टिंग भाग की ऑब्जेक्ट, इसीलिए 2 दिया हुआ है। हम लोग ये पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, ये टीचर इस तरह का नहीं पढ़ा था वो। अगर सोन फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा बहुत इजी हो जाएगा। अरे नरेशन में क्या होता है, नरेशन बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा आपको तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। नरेशन में क्या क्या जानकारी होना चाहिए, नरेशन में क्या है, पहले तो प्रोनाउन, इसीलिए प्रोनाउन पहले पढ़ना है, टेंस, इसके बाद टेंस, इसके बाद सेंटेंस, इसलिए सेंटेंस पहले पढ़ रहा हूँ। जब तक सेंटेंस नहीं मालूम होगा तो आप कैसे नरेशन करोगे, इसीलिए प्रोनाउन और टेंस
और इसके बाद एडवर्ब भी होता है। चलो ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जब तक सेंटेंस और टेंस और प्रोनाउन के बारे में नहीं पढ़ोगे आप निरसन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। और टीचर समझाने से भी ठीक से नहीं समझोगे, और जल्दी जल्दी समा बिना कॉन्सेप्ट के समझ लोगे और बस घर में आ जाके भूल जाओगे। टीचर पढ़ाया घर में स्कूल में, तब घर में आते करते तब भूल जाओगे। इसीलिए अगर पढ़ना हो तो कॉन्सेप्ट के अनुसार, मैं जो भी पढ़ाता हूँ वो कॉन्सेप्ट के अनुसार पढ़ाता हूँ। इसीलिए इस तरह का होता है। जब निरसन की चैप्टर आएगा मैं पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है। तो अभी तो यहाँ तक है, यहाँ ख़त्म करता हूँ। ये है इम्पोर्टेंस, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी तो पता चल गया, ठीक है ना। तो सेंटेंस बच्चे जब इम्पॉर्टेंट सेंटेंस लिखने के बोलेगा तो वो लिख नहीं पाता, क्योंकि उसको सिर्फ वो क्या है, इसके परिभाषा तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता। इसलिए मैंने आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया ताकि बच्चे समझ सकें। तो बाकी समय के अनुसार अभी समय मेरा टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं यहाँ ख़त्म करना चाहता हूँ। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा वीडियो जो है थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो है ये वीडियो जो बना, ये जो पढ़ाई चल रहा है ये जड़ से पढ़ाई हो रहा है, स्टार्टिंग से। ये बीच से नहीं पढ़ाई चल रहा है, ये एक क्लास की तौर पर पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। सेंटेंस से शुरू कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये पहले वीडियो है, मतलब हाँ ग्रामर के पहले स्टार्टिंग है ये सेंटेंस से पढ़ाई चल रहा हूँ, ताकि आप सेंटेंस छोड़ दोगे तो आगे जा करके आपको कॉन्सेप्ट जानने में दिक्कत होगा।